एटीएम और एटीआर प्रोटीन काइनेजेस सेल साइकिल चेक पॉइंट्स पर कैसे सेल साइकिल को अरेस्ट करते हैं, जिससे कि डीएनए का जो है अगर कोई डैमेज है तो वो रिपेयर हो सके, या रेप्लिकेशन इनकम्प्लीट है तो वो रेप्लिकेशन हो जाए और फिर सेल साइकिल का प्रोग्रेशन उसके द्वारा हो सके। प्रोटीन्स जो हैं सेल साइकिल मशीनरी के, वैसे तो नॉर्मल सेल साइकिल में उनका कोई रोल नहीं होता है, लेकिन जब कभी जैसे कोई ग्रोथ फैक्टर है तो सेल साइकिल का प्रोग्रेशन होता है, उसमें फंक्शन नॉर्मल चलता है। और कभी कभी सेल साइकिल को अरेस्ट होना पड़ता है, जिससे कि सेल के अंदर कोई डैमेज हो गया है या कोई एबनॉर्मलिटी आ गई है उसके जीनोम में, तो उसका करेक्शन हो सके। उसके लिए सेल साइकिल मशीनरी में कुछ प्रोटीन्स होते हैं और जिन्हें कहते हैं एटीएम और एटीआर प्रोटीन काइनेजेस। ये दो प्रोटीन काइनेजेस जो हैं एटीएम और एटीआर, ये एक जीन होता है एटीएम जीन, वो इसको इनकोड करता है। और एटीएम प्रोटीन जो है वो मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो कि डैमेज है क्रोमैटिन में, उससे जाके बाइंड होता है। और मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का एटीएम और एटीआर ये दोनों पार्ट हैं, और उस कॉम्प्लेक्स में ये एटीएम और एटीआर प्रोटीन काइनेजेस जो हैं एक्टिवेट होते हैं। ये देखिए एटीएम है, ये एक्टिवेशन है, ये एक्टिवेशन है। ये दोनों एटीएम और एटीआर प्रोटीन काइनेजेस डैमेज्ड डीएनए को रिकॉग्नाइज करते हैं और क्रोमैटिन के उस पार्ट से ये बाइंड करते हैं जहां पर क्रोमैटिन जो है डैमेज डीएनए को रखती है। उससे बाइंडिंग के बाद ये दोनों प्रोटीन काइनेजेस जो हैं, चाहे वो डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक है या सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक है या अनरेप्लिकेटेड डीएनए रह गया है, तो दो चेक पॉइंट काइनेजेस को ये एक्टिवेट करते हैं। और इनका एक्टिवेशन जो है एटीएम और एटीआर प्रोटीन काइनेजेस के द्वारा इन दोनों चेक पॉइंट काइनेजेस का फॉस्फोरिलेशन होता है। फॉस्फोरिलेशन से ये एक्टिवेट हो जाते हैं और सेल साइकिल को अरेस्ट कराते हैं। कैसे अरेस्ट कराएंगे? ये जो दोनों प्रोटीन काइनेजेस हैं CHK1 और CHK2, ये दोनों प्रोटीन काइनेजेस CDC25 फॉस्फेटेज को ये फॉस्फोरिलेट करेंगे। जब इनके द्वारा इस CDC25 फॉस्फेटेज का फॉस्फोरिलेशन हो जाएगा, तब ये जो है CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्सेस को इनहिबिट कर देंगे और इनके फॉस्फोरिलेशन से इनका इनहिबिशन होगा और इन एंजाइम्स का, ये जो फॉस्फेटेजेस हैं, उनका डिग्रेडेशन हो जाएगा। आपको पहले भी इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया जा चुका है, इसके प्रीवियस वीडियो में बताया जा चुका है कि मुख्यतया 4 एंजाइम्स होती हैं। वो चारों एंजाइम्स हैं CAK, CDK एक्टिवेटिंग काइनेजेस, और दूसरी है V1। तो CAK जो है ये CDK काइनेज है, उसमें एक्टिवेटिंग फास्फोरिलेशन करते हैं, इसके फास्फोरिलेशन से एक्टिवेट होगा। और V1 का जो फास्फोरिलेशन होगा, चाहे टायरोसिन रेसिड्यू पर हो चाहे थ्रियोनिन रेसिड्यू पर हो, उससे इसका इनहिबिशन हो जाता है। तो एक तरह से ये एक्टिव नहीं रह जाती है, ये कोई एक्शन नहीं कर पाती है सेल साइकिल में। जो फॉस्फेटेज है जिसको CDC25 कहेंगे, CDC से समझिए सेल डिवीजन साइकिल, तो इसे लिया गया है ना, तो CDC25 कहेंगे। ये क्या काम करेगा फॉस्फेटेज? ये जब दो सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से बाइंड रहती हैं सेंट्रोमियर पर और मेटाफेज से एनाफेज पर जाता है, तो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स लगी रहती हैं और उनको लगाने के लिए, जोड़ने का काम जो है एक कोहेसिन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, उसके द्वारा, उस कॉम्प्लेक्स के द्वारा ये जुड़े रहते हैं। तो ये जो 4th एंजाइम है जो कि APC एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स में या साइक्लोसोम में पाई जाएगी, वो उस कॉम्प्लेक्स को रिमूव कर देती है। तो जब वो कोहेसिन प्रोटीन दोनों सिस्टर क्रोमैटिड से रिमूव होगी तो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी। ये जो CDC25 है, फॉस्फेटेज है, जब ये इनहिबिट हो जाएगी और डिग्रेड हो जाएगी, टूट जाएगी, तो ये जो फॉस्फोरिलेशन है, इनहिबिटरी फॉस्फोरिलेशन, वो रिमूव नहीं हो पाएगा। जब रिमूव नहीं हो पाएगा और इस एंजाइम का डिग्रेडेशन हो जाएगा, तब ये जो CDK है उसका एक्टिवेशन नहीं रह जाएगा, वो एक्टिव नहीं रह जाएगा और वो सेल साइकिल का प्रोग्रेशन नहीं कर पाएगा। जब प्रोग्रेशन नहीं कर पाएगा तो चेक पॉइंट्स पर वो सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगी तो टाइम प्रोवाइड करेगी, और उस टाइम प्रोवाइड करने से जो डीएनए का डैमेज हुआ है या रेप्लिकेशन नहीं हुआ है, उस टाइम गैप में वो अपने डीएनए डैमेज को कंप्लीट करेगा। और सेल साइकिल का, अगर उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं है सेल साइकिल में, तो उसका रेप्लिकेशन कंप्लीट होगा। और इस तरह से ये चेक पॉइंट्स को अरेस्ट करके सेल को प्रिपेयर करता है डैमेज से या अनरेप्लिकेटेड डीएनए को पूरा करने के लिए।